हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश युगराज आज 11 सीरीज के एक नए चैप्टर ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के साथ आ गया हूं। आज यहां पर मैं बात करूंगा एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम और स्पेशल ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की, जिसमें कि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो नोटेड स्टोरी है जिसको कि एक कह सकते हैं ऑथराइजेशन मिला हुआ है, तो वो स्टोरी अगर इसके पीछे के देखा जाए तो सबसे पहले इसका ओरिजिन जो बताया जाता है वो ग्रीस में हुआ था। ग्रीस में 776 बिफोर क्राइस्ट एरा BCE 776 BCE में ये स्टार्ट हुआ, इसका ओरिजिन हुआ। ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? ये ओलंपिया वैली में ये स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होने के पीछे बहुत सारी जो है इसके पीछे स्टोरीज हैं, बहुत सारे कनेक्शन इसके साथ जोड़े गए हैं। क्यों स्टार्ट किया गया, कैसे स्टार्ट किया गया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो है डेडिकेटेड है गॉड जियूस को। जियूस जो थे वो हरकुलिस थे उनके फादर माने जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जानना थोड़ा सा ज़रूरी ये है, क्योंकि हमने बताया कि बहुत सारे स्टोरी हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि हरकुलिस ने अपने फादर यानी गॉड जो जियूस की मेमोरी में इस ओलंपिक गेम को स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के पीछे कहीं न कहीं यूथ को जो था वो वॉर वगैरह से हटाने के लिए था, क्योंकि उस समय एक चीज़ याद रखिए, बहुत ज़्यादा वॉर होते थे, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को हड़पने की, एक दूसरे को अपने राज्य में, अपने इस कंट्री में मिला लेने की एक होड़ सी मची हुई थी। तो उस कंडीशन में क्या था कि इन्होंने देखा, हरकुलिस ने देखा कि केवल इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, वो ये कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर ब्रदरहुड को बढ़ाया जाए। तो ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि एक स्पोर्ट्स ही, एक गेम्स ही ऐसा मीडियम है जहाँ से कि हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जब तक लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक कहीं न कहीं उनके अंदर एनिमी वाली जो फीलिंग है वो बनी रहेगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से ओलंपिक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ओलंपिक ऑर्गेनाइज करना, हर 4 साल में और ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया करते थे वो, और उसमें सिर्फ और सिर्फ यूथ पार्टिसिपेशन था। तो उन्होंने स्टार्ट किया 776 BCE में ये स्टार्ट हुआ। अब ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? स्टार्ट होने के लिए उसका स्टेडियम जो था वो कहाँ था? ओलंपिया वैली में। ओलंपिया वैली में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेडियम था, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेडियम। आजकल के ओलंपिक की तरह उसके कुछ भी अलग से कोई भी चीज़ जो थी वो नहीं, कि अलग अलग गेम्स के लिए, अलग अलग सारी चीज़ों के लिए अलग अलग स्टेडियम, ऐसा नहीं था। एक ही स्टेडियम था और एक ही स्टेडियम में अलग अलग दिन अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते थे। फिर उसके बाद आता है गेम्स बिगिन। कब स्टार्ट हुआ था? न्यू मून डे जो होता था मंथ ऑफ जुलाई का, जुलाई में जो न्यू मून डे जिसको बोलते हैं वो उसी दिन ये गेम स्टार्ट होता था इन द मंथ ऑफ जुलाई। 5 दिन का ये पूरा गेम होता था। टोटल डेज जो होते थे वो 5 डेज के होते थे। 5 डेज में डे 1 जो होता था, याद रखिएगा, 5 दिन अलग अलग, क्योंकि हमने बताया कि एक ही स्टेडियम में सारी चीज़ें होती थी, उसके लिए अलग अलग कोई स्टेडियम नहीं थे। एक ही स्टेडियम, आप देख रहे होंगे फिगर में कि जो एक ही स्टेडियम था, यहाँ पर अलग अलग दिन अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते थे। डे 1 जो होता था वो ओपनिंग विद द रिचुअल वर्स, जितने भी रिचुअल्स होते थे, पूजा पाठ वगैरह होते थे। कहीं कहीं जो है लिखा मिलता है कि सुअर की बलि वगैरह देके इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट की जाती थी। तो वो रिचुअल वर्क्स जो उतना होता था, उनके कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, उस तरीके से वो रिचुअल वर्क करके अपनी ओपनिंग सेरेमनी करते थे। डे 2 दूसरे दिन क्या होता था? दूसरे दिन था एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब था एनिमल गेम्स। एनिमल गेम्स का मतलब था कैमल रेसेस, हॉर्स रेसेस, एलिफेंट रेसेस,
इस तरीके के जो गेम्स थे जो कि पूरी तरीके से एनिमल के थे, वो एनिमल गेम्स में जो एम्फीबियंस में वो डे सेकेंड को वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे। डे 3 सबसे ज़्यादा इवेंट्स डे 3 को हुआ करते थे। डे 3 में आपका आता था डायलस, डेलिकॉस, पेंटाथेलॉन, ये 3 चीजें हुआ करती थी। डायलस में क्या था? फुट रेसेस, जैसे आजकल के रनिंग के इवेंट हुआ करते थे तो उस समय डायलस के नाम से उसको जाना जाता था और वो फुट रेसेस होते थे। उसके बाद दूसरा आता था डेलिकोस। डेलिकोस जो था वो था चैरियट रेसेस एंड इक्वेस्टेरियन। चैरियट रेसेस रथ की दौड़ जो होती थी, वो रथ की दौड़ ऑर्गेनाइज की जाती थी। इसके साथ साथ इक्वेस्टेरियन, इक्वेस्टेरियन जो आज भी ओलंपिक गेम्स का पार्ट है, एक इंटरनेशनल गेम है, ये भी इसमें क्या होता था कि घोड़े के ऊपर बैठ के उनको कंट्रोलिंग की एक तरीके की कह सकते हैं एक तरीके का ये स्पोर्ट्स है, गेम है। उसके बाद आता है पेंटाथेलॉन। पेंटाथेलॉन आज भी मौजूद है। पेंटाथेलॉन में क्या होता था? रनिंग और जंपिंग के इवेंट मिक्सअप किए जाते थे। 5 इवेंट्स जो होते थे वो आपके रनिंग और जंपिंग के उसको मिक्स करके ये इस तरीके की चीजें कराई थी। यानी डे 3 जो होता था वहां पे डायलस, डेलिकोस और पेंटाथेलॉन यानी फुट रेसेस होता था, उसके साथ साथ चैरियट रेसेस और इक्वेस्टेरियन, और उसके बाद पेंटाथेलॉन रनिंग और जंपिंग के इवेंट मिक्स करके इसको बनाया जाता था, पेंटाथेलॉन किया जाता था। चौथे दिन जो था डे 4, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, डे 4 जो था वो था आपका प्यूलिस। प्यूलिस में क्या था? बॉक्सिंग, रेसलिंग, सोर्ड फाइटिंग या दूसरे कॉन्टैक्ट गेम्स जो हुआ करते थे। कॉन्टैक्ट गेम्स का मतलब जिसमें एक अपोनेंट्स क्या होता था, एक पार्टिसिपेंट जो होता है वो अपोनेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, सोर्ड फाइटिंग, तलवारबाजी जो होता था। तो ये डे 4 को ऑर्गेनाइज किया जाता था, डे 4 उसका फिक्स होता था। इसके बाद आता था डे 5। डे 5 की बात करें, 5वें दिन जो होती थी वो क्लोजिंग सेरेमनी होती थी और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 5वें दिन यानी पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी और लास्ट दिन जो होता था वो क्लोजिंग सेरेमनी होता था, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता था। इसमें पहले और अंतिम दिन किसी भी तरीके के कोई भी गेम्स या स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं कराए जाते थे, वो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए होते थे, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए होता था। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें अब आता था अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम बात कर रहे हैं तो आता था प्राइज। प्राइज क्या हुआ करता था? तो उस समय जो प्राइज के लिए, आजकल के तो अगर देखा जाए मॉडर्न के, तो उसमें क्या होता था कि हमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर क्या होता था? क्राउन एक होता था, सिर पे लगाने वाला ताज जो होता है, एक क्राउन होता है जो कि ऑलिव लीव से बना होता था। ऑलिव जो होता है जैतून की पत्तियों से बना एक क्राउन होता था जिसको कि सिर में लगाया जाता था, उसको पहनाया जाता था। और उसके साथ साथ फूड ग्रेन्स मिलते थे, एनिमल्स मिलते थे। फूड ग्रेन ऐसे दिए जाते थे कि जहां कि वो दूसरे अदर कंट्रीज में वो नहीं हुआ करते थे। तो कुल मिला के लगभग 11-12 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती थी, ग्रीस की ही, तो उस कंडीशन में एथेंस की, तो उसमें क्या होता था कि ऑलिव लीफ से बना क्राउन, उसके साथ साथ एनिमल्स दिए जाते थे ताकि उससे अर्निंग हो सके। किसी भी तरीके से हम अगर जो एनिमल्स होते हैं उनको हम डेली लाइफ स्टाइल में अपने यूज कर सकें। फूड ग्रेन से जो खाने पीने की समस्या होती थी, नए तरीके का अनाज मिलता था जो दूसरी जगह नहीं हुआ करता था, वो सब हमें प्राइज के रूप में मिला करता था। लेकिन इसके बाद काफी दिन तक ये चला। उसके बाद क्या किया गया कि इसको बैन कर दिया गया। बैन कर दिया गया रोमन एम्परर थिडिसियस के द्वारा। थिडिसियस ने क्या किया कि इसको बैन कर दिया, और फिर से जो है, और पूरी तरीके से बैन करने के साथ साथ जो ओलंपिया वैली का स्टेडियम भी होता था उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, कह सकते हैं आप, रुइन कर दिया उसको पूरी तरीके से। तो ये आपके एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में होते थे। अच्छा, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जब होते थे स्टूडेंट्स, तो उसमें कुछ कंपटीटर्स के लिए रूल्स हुआ करते थे।
रूल्स का मतलब जितने भी अमेचर प्लेयर्स होते हैं बस सिर्फ वही जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से प्रिजनर वगैरह हों, किसी भी तरीके से अगर उनको किसी भी रूप में कोई अगर उनको पनिशमेंट मिला है, कोई सजा मिली है, तो वो वहाँ पर पार्टिसिपेट इस ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। फीमेल्स जो होती थी, विमेंस जो होती थी, वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड थी, ना ही वो पार्टिसिपेट कर सकती थी और ना ही वो स्पेक्टेटर के रूप में वहाँ रह सकती थी। उसके अलावा जितने भी होते थे यूथ के लिए ये बना था, सिर्फ और सिर्फ यूथ ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। पार्टिसिपेशन के लिए जैसे हमने बताया कि एक स्टेडियम होता था, एक स्टेडियम के इसी के जो है चारों तरफ, इसी स्टेडियम के चारों तरफ क्या होता था, ओलंपिक विलेज बना दिए जाते थे, वहीं पर लोगों को रहना होता था। लेकिन अब यहां पर देखिए ये डेज तो 5 होते थे, 5 दिन के ये गेम होते थे, लेकिन ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए ये क्या करते थे कि एक महीने पहले उनको आ जाना होता था वेन्यू पे और वहां पर अपनी प्रैक्टिस वगैरह करनी होती थी। जिनको नहीं आता था उनको भी प्रैक्टिस, अगर वो पार्टिसिपेट करते थे तो उनको भी प्रैक्टिस कराई जाती थी, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो एक महीने पहले आके वहां रहना पड़ता था। किसी भी तरीके से प्रिजनर वगैरह अलाउड नहीं थे, केवल अमेचर पर्सन जो होते थे वही पार्टिसिपेट कर सकते थे। वीमेंस पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रहती थी। तो ये कुछ उसके जो है रूल्स होते थे कंपटीटर्स के लिए पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो ये पूरा आपका एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ही हुआ करता था, जिसको कि लास्ट में थ्योडोसियस ने बैन कर दिया। ठीक है, तो 776 बीसी में स्टार्ट हुआ और ये सारी चीजें जो भी हमने बताई कि कहाँ पर ओलंपिया वैली में होता था। ओलंपिया गॉड जियोस जो थे, हरकुलिस गॉड जो थे, उनके मेमोरी में ये ऑर्गेनाइज किया जाता था। हरकुलिस के जो फादर थे गॉड जियोस, इनके मेमोरी में ये ऑर्गेनाइज किया जाता था। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका आता है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। एंशिएंट की अभी हमने बात कर ली, अब बात आती है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, आज देखते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। जैसे कि नाम से इसके क्लियर हो रहा है, मॉडर्न मतलब जो आज के समय में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, जिनको कि हम देखते हैं। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है वो स्टार्टेड बाई बैरन पेरी डी कुबर्टिन। बैरन पेरी डी कुबर्टिन ने इसको स्टार्ट किया। इसके फादर माने जाते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के। इन्होंने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया इसको, 1896 में पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ, जो कि एथेंस में हुआ। एथेंस में ऑर्गेनाइज हुआ ये 1896 में। अब इसको स्टार्ट किया बैरन पेरी डी कुबर्टिन ने। तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं बैरन पेरी डी कुबर्टिन के बारे में कि कौन थे ये, कैसे इन्होंने क्या क्यों किया, क्या क्या चीजें इन्होंने की। क्योंकि कभी कभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको बैरन पेरी डी कुबर्टिन के ऊपर एक शॉर्ट ऐसे लिखने को आ जाता है 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो बैरन पेरी डी कुबर्टिन की अगर हम बात करते हैं तो बैरन पेरी डी कुबर्टिन ये हुए थे बॉर्न इन 1 जनवरी 1862। 1862 में 1862 में ये पैदा हुए थे, बॉर्न इन इटालियन फैमिली। एक इटालियन फैमिली में ये पैदा हुए, लेकिन ये बाद में सेटल कहाँ हो गए, फ्रांस में ये सेटल हो गए थे। अच्छा, जैसे कि सबकी स्कूलिंग होती है वैसे इनकी स्कूलिंग हुई। इनके फादर चाहते थे कि ये आर्मी ज्वाइन करें, हमेशा से ये चाहते थे, इसीलिए उनको क्या किया गया कि उनको हिस्ट्री वगैरह में डाला गया ताकि ये आर्मी वगैरह में ज्वाइन कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो था, उन्होंने आर्मी में रहते हुए भी और उससे भी उन्होंने देखा, पढ़ते समय भी उन्होंने देखा कि सारी जो जितने भी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, सोशोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते समय उनको बहुत सारी प्रॉब्लम समझ में आई। बहुत सारी प्रॉब्लम समझ में आई कि क्यों आखिर ये वर्ल्ड वॉर वगैरह जो हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। उस समय के एंशिएंट टाइम में उन्होंने देखा कि वॉर के पीछे कहीं न कहीं जो वजह थी, जिस चीज़ के लिए हरकुलिस ने एंशिएंट गेम्स स्टार्ट किया था, कहीं न कहीं वो आज भी वो कंडीशन मौजूद है। तो उन्होंने क्या किया, आर्मी की नौकरी छोड़ के उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से वो वर्क करने लगे, सोशलॉजी के सोशल जो है हो गए, सोसाइटी के लिए वर्क उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ब्रदरहुड के मैसेजेस के लिए वो वर्क करने लगे।
तो उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि धीरे धीरे वो अलग अलग कंट्रीज में गए, अलग अलग कंट्रीज में जाके उन्होंने सिचुएशन बताई और कहीं ना कहीं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें पार्ट करिए, हमारे इस जो हमने एक मिशन लेके मैं चला हूँ उसमें आप पार्ट करिए, ताकि हम फिर से मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट कर सकें और कहीं ना कहीं लोगों को ब्रदरहुड और पीस का मैसेज दे सकें, भाईचारे और शांति का हम मैसेज दे सकें। इसी क्रम में उन्होंने क्या काम किया कि फर्स्ट मीटिंग उनकी जो ऑर्गेनाइज हुई थी 1892-93 में, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज की। फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद कुछ उनको रिस्पांस दिखा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर वर्क करते रहे, वर्क करते करते सेकेंड मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 1894 में, जहां की उन्होंने 13 कंट्रीज के टोटल जो है 75 जो थे रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने पार्ट किया। इसमें 75 रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें पार्ट किया। पार्ट करने के बाद वो एग्री हो गए कि नहीं, ओलंपिक गेम्स फिर से स्टार्ट होना चाहिए, जिसे एक नया नाम दिया गया मॉडर्न ओलंपिक गेम। उनके प्रयासों से बैरन पियरे डी कुबर्टिन के कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रयास से, बहुत ज़्यादा मेहनत से फर्स्ट ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज हुआ 1896 में। लेकिन कहीं न कहीं जो सिक्योरिटी रीजन था, लोग एक दूसरे को, अपने यहाँ के एथलीट्स को, अपने यहाँ के प्लेयर्स को दूसरे कंट्री में नहीं भेजना चाहते थे। इसी वजह से पार्टिसिपेट तो मीटिंग में 13 कंट्रीज ने किया था, लेकिन केवल और केवल 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट्स किया ओलंपिक गेम्स में ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। उनका ये कहना था कि अगर हमारे प्लेयर्स को, हमारे एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन जो हमारी कंट्री के है, अगर उनको मार दिया जाएगा तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उन्होंने सिक्योरिटी रीजन दिखा के बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद से एवरी आफ्टर एवरी 4 ईयर ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाने लगा, जो कि आज तक चला आ रहा है। हमेशा तब से सिर्फ 4-4 साल के गैप पे स्टार्ट हुआ और आज तक चला आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ, अब देखिए 3 बार ये ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। 3 बार वो कौन कौन से है, 90 जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तब ये एक बार ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। और उसके बाद 1940 और 1944 में जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब पर भी ये ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। इस बार भी अगर देखा जाए 2020 में जो अभी था प्रपोज, उसको भी शिफ्ट कर दिया गया है। 2020 ओलंपिक गेम शिफ्टेड इन 2021 ड्यू टू कोविड-19, कोरोना वायरस के चलते इसको 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने इसको स्टार्ट किया, वही इसके फादर माने जाते हैं। बहुत सारे मेहनत किया उन्होंने और आज कहीं ना कहीं, अच्छा कुबर्टिन जो थे उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी इसका चेंज किया, इसके रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज कर दिए कि पहले जैसे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में था कि वहां पर फीमेल्स अलाउ नहीं थी, फीमेल्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि वो खेलें, तो दूर की बात स्पेक्टेटर के रूप में देख भी नहीं सकती थी। लेकिन जब बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने स्टार्ट किया तो उन्होंने इसको एकदम ग्रास रूट लेवल से, कह सकते हैं उनका कोशिश ये था कि एकदम ग्रास रूट लेवल से आए। जो डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे यूएसए वगैरह में था, जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट का, काले गोरे का जो एक चल रहा था, वहाँ पर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कि गोरे सोचते थे हम यहाँ के वासी हैं, और जो होते थे अश्वेत जो होते थे, काले जो होते थे, वो सोचते थे कि वो हम यहाँ के हैं। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस तरीके से किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि आज आप देख सकते हैं कि फीमेल्स के और उसके अलावा मेल्स के, फीमेल और मेल दोनों के इवेंट हो रहे हैं। और लास्ट ओलंपिक से तो दोनों को मिक्स करके भी ट्रायल्स के रूप में देखा गया। इवेंट्स में 4x100 मीटर्स में, रनिंग में देखा गया कि दोनों को, मेल और फीमेल को साथ में, एक साथ एक टीम में रखकर जो इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि फीमेल पार्टिसिपेशन भी बढ़े, वीमेन एम्पावरमेंट भी बढ़े। तो ये रहा आपका मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बाद ओलंपिक गेम्स का एक और पार्ट होता है पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक्स नाम से ही देखिए क्लियर है। अच्छा, पैरा प्लस ओलंपिक,
पैरालंपिक का मतलब होता है टुगेदर विद द ओलंपिक, मतलब ओलंपिक के साथ साथ। अक्सर लोग समझते हैं पैरालंपिक का मतलब पैरालिसिस से है, इसलिए ये पैरालंपिक है, जबकि ऐसा नहीं है कि ये डिसेबल पर्सन्स के लिए होता है, इसलिए पैरालंपिक्स का मतलब जो होता है वो आपका डिसेबल पर्सन के लिए जो ओलंपिक हो। तो पैरा का मतलब ये नहीं होता, पैरा का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। तो पैरालंपिक्स मतलब जो ओलंपिक के साथ साथ चले। पैरालंपिक्स जो गेम होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ओलंपिक के बाद हमेशा। जैसे अभी इसके पहले का जो रियो ओलंपिक हुआ था, तो रियो में ही पैरालंपिक्स गेम में भी जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, विंटर समर ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, उसके साथ साथ ही पैरालंपिक्स भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहला पैरालंपिक गेम्स जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो ऑर्गेनाइज किया गया था 1960 में रोम, इटली में ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, इसके लिए बहुत पहले एक डीफे ओलंपिक्स चलता था, जिसको कि स्टार्ट किया गया था 88 से ही उसके क्लब वगैरह स्टार्ट कर दिए गए थे। लेकिन जब इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है वो आईपीसी है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इसको हेड करते हैं, इसको जो गवर्न करते हैं वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो आईओसी होता है, वो आईओसी की ही एक बॉडी होती है आईपीसी, वो इसका काम देखती है। आईओसी जो है वो ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, उनको देखती है। लेकिन जो आईपीसी है वो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, वो आपके पैरालंपिक्स गेम्स को देखती है। इसके सारे रूल्स रेगुलेशन, जो भी इसकी ऑर्गेनाइजिंग है, प्रॉपर इसका सेलिब्रेशन है, जो भी इसके वर्क है, वो सब ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इसकी आईपीसी है। टोटल इवेंट्स जो हैं इसमें, वो अभी लास्ट जो था वो 22 स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। 22 स्पोर्ट्स इवेंट, जिसमें आर्चरी है, फुटबॉल है, 5 साइड फुटबॉल है, उसके अलावा 7 साइड हैंडबॉल है, बॉक्सी है, ये सब बहुत ढेर सारे इसमें जो हैं गेम्स हैं, वॉलीबॉल है। तो ये सब अलग अलग इवेंट्स कुल मिला के आपके 22 स्पोर्ट्स इवेंट इसके होते हैं। अब इसकी आती है डिसेबिलिटी रेंज। होता क्या है कि देखिए, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है, जो विंटर समर ओलंपिक गेम्स हैं, उसे में किसी भी तरीके से कोई भी अगर स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल पर्सन है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, हैंडीकैप्ड है, डिसेबल है, इम्पेयर्ड है, उसको पार्ट नहीं किया जाता। उसी के लिए, उन सब लोगों के लिए यही एक ऑर्गेनाइज कर दिया गया पैरालंपिक गेम्स, ताकि किसी भी तरीके से उनके अंदर भी इस तरीके से उनके मोरल वगैरह डाउन ना हो, और उसके साथ साथ उनको इक्वल पार्टिसिपेशन मिले, इक्वल चैलेंजिंग जो है, इक्वल कंपटीशन मिले। इस वजह से इसमें क्या कर दिया गया कि इसमें डिसेबल पर्सन जो है, इम्पेयर्ड पर्सन को रखा गया। लेकिन वो डिसेबिलिटी रेंज कौन कौन सी होती है? जैसे सबसे पहले मसल पावर इम्पेयरमेंट, किसी भी तरीके से पैराप्लेजिया वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन में मसल पावर, अगर किसी भी तरीके से आपकी कोई मसल्स वगैरह वर्क नहीं कर रही हैं, उस कंडीशन के पर्सन इसमें जो होते हैं वो पार्ट कर सकते हैं। पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट्स, इनके मूवमेंट्स जो होते हैं वो डिफर हो जाते हैं। लिम्ब डिफिशियंसी, किसी भी तरीके से अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में डिफिशियंसी हो गई। शॉर्ट स्टेचर, अगर किसी भी तरीके से उनका कद छोटा रह गया, वो लंबे नहीं हो पाए हैं। हाइपरटोनिया है, जिसमें कि प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाती है, आपके ब्रेन के और क्या कहते हैं स्पाइनल कॉलम के बीच में ब्रेकेज हो जाती है, जिससे कि हमारे प्रॉपर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जो नर्व इम्पल्स है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। उसके अलावा विजन इम्पेयरमेंट है, किसी भी तरीके से कम दिखता है, नहीं दिखता है, इस तरीके के लोग इसमें। और उसके अलावा क्या कहते हैं, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है, किसी भी तरीके से अगर वो कम समझ रहे हैं, लेट में समझ रहे हैं, देर से उनको कोई चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, इस तरीके के लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबल में आते हैं। तो वो क्या होती हैं कि ऐसे पर्सन, उसके अलावा बहुत सारे इन्होंने क्राइटेरिया आईपीसी ने इसमें डिसाइड कर रखी है कि वही पर्सन ही इसमें पार्ट कर सकते हैं। तो डिसेबिलिटी रेंज भी इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इसका रेगुलर सेलिब्रेशन इसका भी होता है आफ्टर द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, आफ्टर द विंटर ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक गेम्स, ये जो होता है ये स्टार्ट किए जाते हैं। समर ओलंपिक के बाद ही ये पैरालंपिक स्टार्ट किए जाते हैं। वेन्यू वही रहता है, ज़्यादातर थोड़ी सी चेंजेस कर दिए जाते हैं और पूरे जो है वेन्यू वही रहते हैं। कुल मिला के इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट्स करती है। लास्ट जो रियो ओलंपिक्स हुआ था उसमें इंडिया की तरफ से स्टार जो थे, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन के गोल्ड मेडलिस्ट थे। मरियप्पम थैंगवेलू जो थे वो हाई जंप के थे, वो भी जो है आपके हाई जंप में गोल्ड के थे। दीपा मलिक 60 फुट में सिल्वर। उसके अलावा वरुण भाटी हाई जंप में
ब्रॉन्ज, ये सब जो थे ये रियो पैरालंपिक्स के इंडियन स्टार थे जिन्होंने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ज़्यादा इस तरीके के ओलंपिक्स के अलावा भी लोगों को इस तरीके के लिए बहुत ज़्यादा उनके डेवलपमेंट्स के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत ढेर सारे गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये रहा आपका पैरालंपिक गेम्स। तो स्टूडेंट्स इसके बाद लास्ट जो ओलंपिक आता है वो आता है स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक की अगर बात करते हैं तो ये स्टार्ट जो किया गया था ये यूनाइस कैनेडी श्रीवर, यूएसए की जो थी यूनाइस कैनेडी श्रीवर, यूएसए के उस समय जो प्रेसिडेंट थे कैनेडी श्रीवर जो है, जॉन कैनेडी श्रीवर थे, उनकी ये सिस्टर थी। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पहला जो स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया था 1968 में शिकागो में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। 1968 में ऑर्गेनाइज तो किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं इसका जो सीडेड कह सकते हैं, ये जो सीडेड था ये सीडेड था आपका 1962 में ही। 1962 में सीडेड कैसे हुआ, इनके दिमाग में कैसे आया, यूनाइस कैनेडी श्रीवर के दिमाग में? एक्चुअली ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन्स के लिए कैंप चलाती थी तो वहाँ पर उन्होंने रखा था, एक कॉन्सेप्ट रखा था लर्निंग बाय डूइंग का। तो उन्होंने देखा कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं, इसमें डिसेबिलिटी रेंज होता है, इसीलिए इसमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन जो होते हैं वो पार्ट करते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स की मैं बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, स्पेशल ओलंपिक्स में सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबल पार्ट करते हैं, जबकि अभी हमने पैरालंपिक्स में बताया तो पैरालंपिक्स में क्या थे, वो हर तरीके के डिसेबल पर्सन पार्ट करते थे। तो यहाँ पर जो था इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन 1962 में वो क्या करते थे कि कैंप चलाई। कैंप चलाने के बाद उन्होंने इस तरीके से इंटेलेक्चुअल जो एकदम बेसिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनके अंदर थी उसको उन्होंने क्या किया, उस कैंप में बच्चों को रखा। बच्चों को क्या दिया कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड से उन्होंने सिखाने की कोशिश किया और देखा कि उनको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने धीरे धीरे स्पोर्ट्स के साथ साथ एक्टिविटीज़, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़, स्पोर्ट एक्टिविटीज़, ये सब सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया। जब उन्होंने क्या किया, उसमें इम्पोज किया बच्चों के ऊपर वो सारी चीज़ें, उनको उसमें पार्ट करने के लिए फोर्स किया, तब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं वो कम हो रही थी। बच्चे सीख रहे थे, बच्चे सब कुछ जान रहे थे। तो यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने इस तरीके से जो कोई भी डिसेबल पर्सन जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन होते हैं, उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये स्पेशल ओलंपिक बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। उसमें सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही मेथड यूज किया जाता है, वो होता है लर्निंग बाय डूइंग। तो इस तरीके से इसका मिशन ही यही था, स्पेशल ओलंपिक का मिशन ही यही था कि बच्चों को स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा ले आया जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गार्जियंस भी जो होते हैं वो गार्जियन क्या करते हैं कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं किसी भी तरीके से, तो गार्जियंस उनको क्या करते हैं, पेरेंट्स उनके क्या करते हैं, उनके स्टडी वगैरह पे बहुत फोकस नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन लर्निंग बाय डूइंग मेथड जो यूनाइस कैनेडी श्रीवर ने, उन्होंने क्या किया, जॉन एफ कैनेडी श्रीवर की ये सिस्टर थी, यूएसए प्रेसिडेंट थे वो, तो उन्होंने क्या किया था कि इस तरीके के उनके दिमाग में 1962 में आया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कैंप को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, और बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने क्या किया, फिर इसके लिए एक फेस्टिवल, उनका ये मानना था कि जब सब चीज़ों के लिए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, फेस्टिवल का मीन्स ओलंपिक अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो क्यों ना एक जो है स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाए ओनली फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबल। तब जाके स्पेशल ओलंपिक का कॉन्सेप्ट आया, और 1968 में शिकागो में पहला उन्होंने क्या किया कि स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया। फिर उसके बाद ये रेगुलरली इसका सेलिब्रेशन होता चला आ रहा है और ये होता रहा है। थोड़ा सा अब इसमें बात करते हैं इंडिया में भी इसकी यूनिट जब इंडिया में आई इसकी बॉडी, तो ये आई स्पेशल ओलंपिक भारत के नाम से, जिसको कि हम SOB के नाम से जानते हैं, स्पेशल ओलंपिक भारत। ये इंडिया में आया 1987 में आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको ये रजिस्टर्ड जो है आपका कह सकते हैं एक संस्था हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे ये भी इंडिया में इस तरीके के जो क्या कहते हैं आपके इंटेलेक्चुअल जो पर्सन होते हैं, इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल पर्सन होते हैं, उनके लिए इस तरीके के गेम ऑर्गेनाइज किए गए, जहां पर उनको इस तरीके से रखा भी जाता है। गेम से पहले उनको इस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, जहां पर एक ही फार्मूला यूज किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग फॉर देयर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये रहा आपका स्पेशल ओलंपिक।
तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो काफी पसंद आई होगी और काफी हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए। अगर पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो उसका फायदा उठा सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।